Hey guys, good morning. Welcome back you all on UQ Republic Academy. So this is Subesh and I welcome you all guys on this platform. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही होगी एंड आप सभी लोग अपना 100% दे रहे होंगे आई होप. सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो, आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने अपना ये सेशन स्टार्ट किया है. मेरी पूरी कोशिश है, मेरे अपना जो 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग अपना 100% दे सकें. सो आप लोगों को और बेहतर बनाने के लिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 1 से 2 लेक्चर आप लोगों को डेली चैप्टर वाइज सारे जितने भी चैप्टर्स के हैं इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूँ, जिससे कि आप लोग जो है कम समय में अपना क्विक रिवीजन कर सकें. सो आपको यहाँ पर लगभग पर डे मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर की लगभग जो है डेली एक वीडियोस मिलती रहे. यहाँ पर मैं आपको अकाउंटेंसी के और इकोनॉमिक्स के नोट्स कवर करा दूंगा. ठीक है. सो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमारे टारगेट मिशन का नाम मिशन 40/40. इस बार हम लोग को 40/40 लेकर आना है. ठीक है. आप लोगों का टारगेट बिल्कुल भी इससे नीचे नहीं होना चाहिए. ठीक. चलिए. सो आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर को शुरू करते हैं. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. सो आज हम लोग गाइस अपने चैप्टर फर्स्ट के सारे जितने भी MCQs इंपॉर्टेंट कुछ MCQs हैं जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस जो जो भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है उनसे कुछ और एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट मुझे MCQs मिले हैं मैं उनको आपके लिए लेकर आया हूँ. सो गाइज आई होप आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो प्लीज़ सेशन के एंड तक जाइएगा जिससे कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके. ठीक है. चलिए. सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. मैं रिकमेंड करूँगा गाइस जल्दी से मैं सभी को 10 सेकंड का टाइम दूंगा और जो है उसके बाद ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से पहले खुद से करें. उसके बाद जो है फिर आप देखें कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है कितना नहीं हो रहा है. और मैं कहूँगा कि आप लोग अपने पास एक कॉपी पेन लेकर बैठिए जिसमें कि आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. तो देखिए कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं. अगर आप 25+ में जा रहे हो तो गाइस ये बहुत ही अच्छा है और आपको इसी तरह से थोड़ी सी और मेहनत करनी है और आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता. और आपका इससे थोड़ा सा कम आ रहा है तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है. आप थोड़ी सी मेहनत करिए और एक्स्ट्रा और आप बहुत जल्द 40 आउट ऑफ 40 वाली रेंज में आ जाएंगे. तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडिया वॉज. ठीक है. ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल इंडिया में हुआ था, ठीक है, जो उनका ब्रिटिश ने हम पर शासन किया उसका पर्पस क्या था, उसका मेन पर्पस क्या था, सोल पर्पस पूछ रहा है. ठीक है. चलिए आपके ऑप्शन है आप लोगों के सामने. आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर करिए. ओके. सो आई थिंक आप सभी लोगों ने वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेकर आंसर कर लिया होगा. तो देखिए किसका आंसर सही निकलता है. तो पहला इसका पर्पस है प्रॉस्पर इंडियन इकोनॉमी. क्या वो ब्रिटिशर्स क्या इंडिया में इसलिए आए थे कि वो इंडिया को प्रॉस्पर करना चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. वो तो लूटने के लिए आए थे इंडिया को यार. दूसरा है मेक इंडियन ग्रोथ रैपिड. क्या वो हमारी कंट्री की ग्रोथ को रैपिड करने के लिए आए थे? क्या क्या ब्रिटिशर्स इंडिया में इसलिए आए थे कि वो इंडिया की ग्रोथ को बढ़ा सके? अबे भाई मजाक कर रहा है यार. ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है. ठीक है. वो तो लूटने के लिए आए थे इंडिया को, तो इंडिया की ग्रोथ क्यों करेंगे? तो ये भी आपका कैंसिल हो गया. तीसरा है टू प्रमोट द मॉडर्न एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन. एग्जैक्टली. ठीक है. ओके. देवर केम हेयर डूइंग द सेम टास्क. ओके, रिटन हेयर. सो वो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम फंक्शन करने आए थे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है. वो यहाँ पर आए थे इंडिया में अपनी ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए. उनको यहाँ पर इंडिया में कह सकते हो एक ऐसा मार्केट चाहिए था जहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिल सके और जहाँ से यानी कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेने के बाद वो अपने फिनिश गुड को यहाँ पर बेच सकें. तो स्पेशली उनका पर्पज़ यही था, वो इंडिया अपनी जो है इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए आए थे यहाँ पर. ठीक है. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी. ठीक है. सो आई होप आप सभी लोगों का आंसर ये सही आया होगा. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बिफोर द ब्रिटिश रूल्स इंडियन इकोनॉमी वॉज. ब्रिटिश रूल्स के पहले कि पहले इंडियन इकोनॉमी कैसा थी. आई होप ये तो सभी को पता होगा यार, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. ठीक है, हम सब जानते हैं. सो जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपना 10 सेकंड का टाइम लीजिए, फिर देखिए क्या आंसर आपका आता है. सो ओके, आई थिंक अब तक सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा. चलिए. सो हम सब जानते हैं यार ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी. हम बहुत प्रॉस्पर हुआ करती थी, हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी. ठीक है. हम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया करते थे. ठीक है. सो हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कह सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो था कि हमारे यहाँ की 85% पॉपुलेशन
ब्रिटिशर्स के आने से पहले एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, और हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो थे एक्सपोर्ट किया करते थे। हमारी यहाँ की जूट, कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हम लोग क्या इंडिपेंडेंट थे? आपका क्या आंसर हो जाएगा? बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज, ठीक है। हाँ, हम लोग इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। हम लोगों को किसी की मतलब किसी तरह के सहारे की जरूरत नहीं थी, इंडिया अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप सभी लोगों का आंसर सही आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, रीड करिए और आंसर करिए। सो बिफोर ब्रिटिशर्स इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वॉज वेल नोन बिकॉज ऑफ। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी फेमस थी, क्यों? ऐसा क्यों था? इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्यों फेमस थी? चलिए, सो 10 मिनट 10 सेकंड का टाइम लीजिए, फिर से भाई करिए। सो आई थिंक आप सब लोगों ने सब कर लिया होगा, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सो देखता हूँ आंसर क्या होगा। सो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थी, क्यों? क्योंकि हाई स्टैंडर्ड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट जो हुआ करते थे वो काफ़ी, कह सकते हो, अच्छी क्वालिटी की हुआ करती, मतलब उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अपर लेवल की हुआ करती थी। हाँ, ये सही ऑप्शन है, तो ठीक है, इसको टिक कर लेते हैं, ये सही है। अगला है रीज़न, द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज इन द प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। हाँ, ये भी रीज़न था यार, इस वजह से भी वो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी फेमस थी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मटेरियल यूज़ करते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स को बनाने में, जो मटेरियल को यूज़ करती थी उस मटेरियल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, जिस वजह से हमारे प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थे। तो ये भी रीज़न सही है आपका। सो तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? बोथ ए एंड बी। आई थिंक वी शुड गो विद दिस, ओके। सो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो फेमस इसलिए थे क्योंकि वो काफ़ी अच्छी क्राफ्टमैन से उसमें हुआ करती थी, काफ़ी अच्छी तरह से बने हुआ करते थे, और दूसरा जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता था उनको बनाने में वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता था, ठीक है। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन आता है, चलिए देखिए और आंसर करिए। 10 सेकेंड का टाइम लेकर आंसर करिए। तो कोमल, आपका क्वेश्चन है, आई होप अब तक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। द फेमस कॉटन टेक्सटाइल ढाका मसलिन। हम सब जानते हैं कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसका जो एक प्रोडक्ट है ढाका मसलिन बहुत फेमस था, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूछ रहा है वॉज ओरिजिन, ये कहाँ ओरिजिन हुआ था? ढाका मसलिन जो है वो ओरिजिन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, बंगाल। तो हम जाएंगे बंगाल के साथ, ठीक है। ढाका मसलिन जो है वो आपका जो है वेस्ट बंगाल से ओरिजिन हुआ था इसका, ठीक है। चलिए, आई होप अब तक आप लोगों के सारे आंसर सही आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ढाकाई मसलिन वॉज मेनली वॉर्न बाई और यूज्ड बाई। ढाकाई मसलिन को मेनली कौन यूज़ करते थे, कौन लोग इस्तेमाल किया करते थे ढाकाई मसलिन को, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है ब्रिटिशर्स, नहीं, ऐसा नहीं था। दूसरा है रॉयल ग्रुप्स, हाँ ये सही है। ढाकाई मसलिन को मेनली जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, जो जमींदार लोग हुआ करते थे वो यूज़ करते थे। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वी, रॉयल ग्रुप्स, ठीक है। फार्मिंग पीपल, अरे वो तो पहले से गरीब थे, वो कहाँ से यूज़ करेंगे? फॉरेनर्स, हाँ फॉरेनर करते थे, लेकिन रॉयल ग्रुप्स आपका जो है ज़्यादा क्लोज आंसर है, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाई कॉलोनियल रूल लैड इंडियन इकोनॉमी इनटू। जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जो उन्होंने कॉलोनियल रूल को लेकर यहाँ पर इंडिया में अप्लाई की थी, उनका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये आपको बतानी है। चलिए, आपका ऑप्शन है सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है, और तीसरा है डी नेशनलाइजेशन, और चौथा है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे इफेक्ट थे, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ब्रिटिश के पॉलिसीज़ से क्या हुआ था, जो उन्होंने इनका पॉलिसीज़ आया था, उन्होंने इंडिया में पॉलिसीज अपनी लेकर आए थे, उससे क्या हुआ था, हम जो थे सप्लायर बन गए थे रॉ मटेरियल के, ये भी सही है। कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम ब्रिटेन, हाँ ये भी सही है। हम लोग जो थे इंडस्ट्रियल, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हुआ करते थे उनके कंज्यूमर बन गए थे, ठीक है। कह सकते हैं हम एक्सपोर्टर बन गए थे रॉ मटेरियल के, और इम्पोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के फ्रॉम ब्रिटेन। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तीसरा क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ जो थी कह सकते हो उन्होंने इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया,
मतलब सारी इंडस्ट्रीज़ को हमारी ख़त्म कर दिया था। तो आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो मेन आपका आंसर बनेगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इकोनॉमी विच इज़ करेक्टराइज बाई प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। An economic which is characterized by prolonged period of slow economic growth is known as, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक ऐसी कह सकते हैं इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ जो है बहुत स्लो रही है, ठीक है, जिसकी ग्रोथ बहुत स्लो रही है, उसको क्या बोला जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी इकोनॉमी को हम बैकवर्ड इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पर मेन सोर्स जो होता है बैकवर्ड इकोनॉमी में, जो मेन सोर्स होता है या कह सकते हो डोमिनेंस का, जहाँ पर लगभग सारी पॉपुलेशन और कंट्री की सारी पॉपुलेशन मेनली फार्मिंग पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बैकवर्ड इकोनॉमी बोलेंगे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी में क्या होता है, जहाँ पर जो है लगभग इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो चुकी हो, ठीक है। तो एक ऐसी इकोनॉमी जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो ही नहीं रही है, जो लगभग जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। और डेवलपिंग इकोनॉमी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इससे आपकी जो बैकवर्ड इकोनॉमी है इससे रिलेटेड है। बस इसमें इतना होता है कि इसमें जो है हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो भी थोड़ा सा ग्रो हो रहा होता है, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी में लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को छोड़कर थोड़ी सी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर बढ़ रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं कंट्री की जो ग्रोथ हो रही होती है वो थोड़ी सी तेज स्पीड से हो रही होती है इन कंपेरिजन टू बैकवर्ड इकोनॉमी। चौथा आपका है वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या होता है? वाइब्रेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें मेनली जो है हम लोग जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और इसका मेन मोटिव जो हो जाता है, इसमें जितना भी प्रोडक्शन हम लोग करते हैं उसका जो है मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जो मेनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है, उसको बोला जाता है प्रॉफिट वाइब्रेंट इकोनॉमी। और वाइब्रेंट इकोनॉमी में लोग जो है यानी कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक बड़े स्केल पर हम लोग यूज़ करने लगते हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए है, ठीक है, कि ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो चुकी है उसको बोलेंगे बैकवर्ड इकोनॉमी। अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन, प्रोडक्शन बिकम्स मोर मार्केट ओरिएंटेड, ठीक है। प्रोडक्शन जो है मार्केट ओरिएंटेड हो जाता है विद द इमर्जिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। एंड प्रॉफिट मोटिव बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन इन अ डैश इकोनॉमी, ठीक है। तो वही बात जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताई है, ये एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव के साथ काम करते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वाइब्रेंट इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव पर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग was not among the noble economists who estimated the India's national and per capita income, ठीक है। सो गाइज मेरे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई होप आप लोग ये काम खुद से कर रहे हो कि जैसे ही क्वेश्चन मैं नया क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज किया करो और 10 सेकंड का टाइम लेकर एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश किया करो, फिर देखा करो कि आप पे कितने आंसर सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई होप जिन बच्चों ने क्लास को स्टार्टिंग से सुना है कायदे से, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। तो इसमें पूछा है कि ऐसा कौन से इकोनॉमिस्ट हैं इसमें जिन्होंने इंडिया की एक कह सकते हो नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने में अपना कोई रोल प्ले नहीं किया है। कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं? तो विलियम डिग्बी, इन्होंने तो किया है भाई, ठीक है, इन्होंने तो किया था। फिंडले सरास, इन्होंने भी किया था। आर.सी. देसाई, इन्होंने भी किया था। B.K.R.B. राव, इन्होंने भी किया था। तो हम कह सकते हैं ये जो चार हैं, इन चारों लोगों ने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने के लिए हाँ अपना कंट्रीब्यूशन किया था। तो ये तो सही है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये विलियम रॉबिन्सन। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। उसने यही पूछा था कि किसने जो है कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो ये है हमारे विलियम रॉबिन्सन। यानी कि इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने में इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। हालांकि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मेनली 5 नाम थे जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने में रोल प्ले किया है। आई होप जो बच्चे
आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों ने क्लास में काफ़ी टाइम डिस्कस किया है। तो एक पांचवा नाम है, इन 4 नामों के अलावा एक पांचवा नाम है हमारे, जो कि मेन इम्पोर्टेंट नाम है इन पांचों लोगों में, वो है दादा भाई नेहरू जी, जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किया था हमारी इंडिया की नेशनल इनकम को और जीडीपी पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने में। मेन रोल था BKRB राव और दादा भाई नेहरू जी, इन दो लोगों का मेन रोल था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच the crops are raised with the intention to fulfill with a little surplus for marketing। कह रहा है एक फार्मिंग का जो है, कह सकते हो फार्मिंग एक ऐसा तरीका जिसमें जो है हम लोग जो है मेनली फसल उगाते हैं, मतलब किसान जो फसल उगाता था मेनली अपने सेल्फ नीड्स को पूरा करने के लिए उगाता है, और केवल छोटा सा पोर्शन रख देता है मार्केटिंग के लिए, बाकी वो सिर्फ उतना ही उगाता है जितने की उसकी सेल्फ नीड है। तो ऐसी फार्मिंग को आप क्या बोलोगे, ठीक है, ऐसी फॉर्म ऑफ फार्मिंग को आप क्या बोलोगे। सिंपल भाषा में समअप करना चाहूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि द फॉर्म ऑफ फार्मिंग का एक ऐसा तरीका जिसमें किसान जो है सिर्फ अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करने के लिए फसल को उगाता है, और बस एक छोटा सा अपनी, कह सकते हो अपने प्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट ही मार्केटिंग के लिए रखता है, जिससे वो अपनी फर्दर ज़रूरतों को पूरा कर सके, बाकी वो सिर्फ उतना ही उगाता है जितनी की उसकी ज़रूरत है। तो ऐसी फार्मिंग को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन ये है। तो ऐसी फार्मिंग को हम लोग कैश क्रॉप तो नहीं बोल सकते भाई, ये तो गलत हो गया। ऐसी फार्मिंग को बोलते हैं हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। चलिए और फैलोइंग, अच्छा चलो फैलोइंग आ गया सामने तो आई थिंक बताता चलूँ, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने क्लास में बहुत डिस्कस किया है ये। फैलोइंग क्या है, कह सकते हो फैलोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसान जो है अपने खेतों को फॉर एग्जांपल एक फसल को उगाने के बाद कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं, जिससे कि उन खेतों की जो ताकत है, जो उनकी पावर ऑफ प्रोडक्शन है, वो फिर से रिगेन हो सके, ठीक है। तो कह सकते हो इट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन द टू क्रॉप्स, ठीक है, यानी कि दो फसलों को उगाने के बीच में किसान जो है जो थोड़े टाइम के लिए खेतों को अपने ऐसे खाली पड़ा छोड़ देते हैं, जिससे कि उनके खेतों की ताकत, पैदावार करने की जो ताकत है वो फिर से रिगेन हो सके। तो इस प्रोसेस को ही फैलोइंग बोलते हैं, ठीक है, जिसमें खेत जो है थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ दिए जाते हैं। अगला है आपका है हाँ, फैक्टर्स कॉजिंग द बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी से इसको कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आंसर करते रहना, ठीक है। तो पूछ रहा है फैक्टर कॉजिंग द बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो कह रहा है ब्रिटिश रूल के समय ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर जो है बैकवर्ड हो गया और उसमें जो है कमी आ गई, ठीक है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया वो, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो गया और स्टैग्नेशन आ गया उसमें एग्रीकल्चर में। तो पहला था आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, हाँ ठीक है, ये था। दूसरा है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन करवा दिया था, ठीक है। कॉमर्शलाइजेशन में क्या होता है, आई थिंक सबको याद ही होगा कि उन्होंने मतलब हमको लालच दिया कि अरे क्या खेती कर रहे हो, ये सबको छोड़ो, आप जो हो जूट कॉटन वगैरह की खेती करो, उसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था, हमको लालच दे रहे थे क्योंकि उनको चाहिए था अपनी ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ के लिए जूट कॉटन सिल्क, ठीक है। और ब्रिटेन में ऐसा मौसम नहीं था वहाँ पर, मतलब वहाँ पे ऐसा कह सकते हो इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे ये इन सारी चीज़ों की खेती अच्छे से की जा सके, जूट कॉटन सिल्क वगैरह की। तो उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए था ये सारा सामान, रॉ मटेरियल चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ के भोले वाले किसानों को भड़का कर हमसे जो है कैश क्रॉप की खेती करना शुरू कर दिया। कैश क्रॉप बोले तो जूट कॉटन सिल्क वगैरह की खेती, ठीक है। सो तीसरा था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाँ ये भी था, क्योंकि उन लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था खेती में, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी हमारे खेतों की बहुत नीचे जा रही गिरती जा रही थी। तो ये कुछ 3-4 रीज़न है जिनकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो गिर रहा था नीचे, वो बैकवर्ड एरिया में पहुंच गया था, बैकवर्ड हो गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। ये सब रीज़न है जिनकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड हो रहा था और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका इन पार्टीजन, हाँ इन पार्टीजन इंडिया गॉट अ डैश परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है।
पार्टीशन में इंडिया को कितने % पॉपुलेशन मिली थी। फॉर एग्जाम्पल पहले तो इंडिया, बांग्लादेश और आपका ये पाकिस्तान वगैरह सब एक ही में हुआ करते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद सब अलग अलग हो गए। तो पूछ रहा है कि पार्टीशन के बाद में इंडिया में कितने % पॉपुलेशन आ गई थी ओवरऑल, एंड परसेंटेज ऑफ द फूड ग्रेन, और कितने % फूड ग्रेन एरिया इंडिया में आ गया था विच लेड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर आल्सो। ठीक है, कह रहा है कि इंडिया में जो है, अब इस सबको छोड़ दो, खाली इतना याद रखो, यहाँ तो देखो वाली। कह रहा है पार्टीशन के बाद में इंडिया में कितने % पॉपुलेशन आ गई थी और कितने % फूड ग्रेन एरिया आया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 82 एंड 65। हम कह सकते हैं पार्टीशन के बाद में इंडिया में 82% पॉपुलेशन आ गई थी और 65% जो था कह सकते हो फूड ग्रेन एरिया इंडिया में आया था सिर्फ। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी का फूड ग्रेन एरिया जितना भी था वो सब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में चला गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है अ वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड, हंगर, स्टारवेशन कॉज्ड बाय क्रॉप फेलियर और गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है अ वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी मतलब एक ग्लोबल स्कार्सिटी हम लोग बोल सकते हैं, कह सकते हो कंट्री वाइड स्कार्सिटी, मतलब चारों तरफ मतलब खाने की कमी हो जाए, भुखमरी फैल जाए या स्टारवेशन हो जाता है, किस वजह से, कॉज बाई क्रॉप फेलियर। ठीक है, यानी क्रॉप फेलियर या गवर्नमेंट पॉलिसी के फेल होने की वजह से जो ऑल ओवर द कह सकते हो कंट्री के चारों ओर भुखमरी या स्टारवेशन की मतलब लैक ऑफ फूड की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें क्रॉप फेलियर की वजह से या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के फेल हो जाने की वजह से कंट्री में चारों ओर मतलब फूड की कमी हो जाती है और हंगर मतलब भुखमरी फैल जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फेमिन। ध्यान रखना, फेमिन का मतलब होता है भुखमरी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेमिन ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज केम इन द ईयर। देखिए ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर बहुत बार फेमिन आया। ऑब्वियस सी बात है, वो हम लोगों पर ध्यान तो देते नहीं थे। ठीक है, उनको पता नहीं था हम जी रहे हैं मर रहे हैं, बस हम तो उनके लिए कह सकते हैं गुलामी थे। तो ब्रिटिशर्स के रूल में जो 200 साल तक अप्रोक्स उन्होंने हम पर शासन किया, तो बहुत कई बार जो है हम पर जो है हमारे यहाँ फेमिन आया, भुखमरी आई, लोग मर रहे थे, लोग लाखों लोग भूख से मरे। लेकिन उन सब में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट था, जो सबसे बड़ा फेमिन आया था वो था बंगाल फेमिन। ठीक है, जो बंगाल फेमिन आया था, आप पूछ रहे हैं कि वॉज केम इन द ईयर, बंगाल फेमिन जो था वो किस ईयर में आया था, आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फेमिन था वो था आपका बंगाल फेमिन, याद रखना ये। और ये कब आया था, ये आया था आपका 1769 से 70 में। ठीक है, ये आपका इस ईयर में आया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ द टू फोल्ड टैरिफ पॉलिसीज इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश राज। हम सब जानते हैं, हम लोगों ने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में अंग्रेजों ने क्या किया था कि उन्होंने हम पर एक टैरिफ पॉलिसी लगाती थी। टैरिफ पॉलिसी में क्या था कि उन्होंने हम पर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर हम जो एक्सपोर्ट किया करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे क्या हुआ हमारे प्रोडक्ट विदेशों के लिए मतलब फॉरेन कंट्री जो हमसे लेती थी उनके लिए वो महंगे हो गए, तो फिर उन्होंने हमसे ख़रीदना बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी इंटरनेशनल डिमांड तो ख़त्म हो गई और हमारी डोमेस्टिक डिमांड को उन्होंने कैसे ख़त्म किया। डोमेस्टिक डिमांड को ख़त्म करने के लिए फॉर एग्जांपल चूँकि वो हम पर शासन कर रहे थे, तो हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ पर बहुत तगड़ा टैक्स लगा दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ अगर कोई प्रोडक्ट 50 रुपये का बन रहा है तो उन्होंने उस पर 30 रुपये का टैक्स लगा दिया। अभी कितने का बन रहा है, 80 का बन रहा है। ठीक है, और वहीं से क्या हुआ, फॉर एग्जांपल वो इन्हीं प्रोडक्ट को हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल ले आते थे अपनी इंडस्ट्रीज़ में बनाकर अपनी इंडस्ट्री बनाते थे, फॉर एग्जांपल उनके यहाँ 50 रुपये का ही तैयार हुआ, तो उन पर तो टैक्स लगता नहीं था, उन पर ही टैक्स नहीं लगता था, तो वो क्या करने लगे, वो अपना यही माल हमारे यहाँ भेज देते थे और लाकर 70 रुपये में फॉर एग्जांपल बेचने लगते थे। ये माल फॉर एग्जांपल उन्होंने हमसे 50 रुपये में रॉ मटेरियल ख़रीदा, अपनी इंडस्ट्रीज़ में लेकर उसको बनाया और बनाकर 70 रुपये में बेचने लगे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, वो उनको रॉ मटेरियल भी मिल रहा है और वो हमारे यहाँ माल उनका माल बिक भी रहा है। अब भाई ब्रिटिशर्स का माल जब हमें 70 रुपये में मिल रहा है
तो कोई भी हमारे यहाँ यानी कि अपनी कंट्रीज़ की जो भी कह सकते हो कंपनियाँ थी, उनसे 80 रुपये में खरीदने के लिए राजी नहीं था भाई। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको कोई चीज़ 70 रुपये मिल रही है, आप 80 में क्यों खरीदोगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो भी डोमेस्टिक कंपनीज थी उनकी डिमांड ख़त्म होती गई, और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि लगभग हमारी जितनी भी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो सब खत्म हो गई। ये सब क्यों हुआ, ओवरऑल मैं समअप करना चाहूँ, जो ब्रिटिशर्स की जो 2-फोल्ड टैरिफ पॉलिसी थी, उससे उन्होंने क्या किया, हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड को ख़त्म कर दिया टैक्स लगाकर। ठीक है, हम जो फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया करते थे, उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हो गए और हमारी फॉरेन डिमांड ख़त्म हो गई। और उन्होंने हमारी अंदर की डिमांड को ख़त्म करने के लिए क्या किया, हमारे यहाँ जो कंपनियाँ काम कर रही थी उन्होंने उन पर भी बहुत तगड़ा टैक्स लगा दिया, जिससे कि उनके प्रोडक्ट जब महंगे हो गए, तो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उन्होंने अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को ख़रीदना बंद करके जो फॉरेन कंट्रियाँ जो सस्ते में हम पर बेच रही थी, जैसे कि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियाँ थी, उनसे खरीदना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारा कह सकते हो डी नेशनलाइजेशन ऐसे हुआ था। चलो फिलहाल अब बढ़ते हैं इसमें इस क्वेश्चन की ओर। ये तो सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात था, मैं कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आता हूँ। चलो, आई होप जिनको पता होगा तो आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ कि जो बच्चे भूल गए उनको क्लियर हो जाए। तो क्या पूछा जाता है, इसकी कंसिक्वेंसेस क्या हुई थी, मतलब इसके क्या इफ़ेक्ट हुए थे। तो इसका इफ़ेक्ट क्या था कि जो ब्रिटिशर्स की जो 2-फोल्ड टैरिफ पॉलिसी थी, तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हुए थे। तो पहला था टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। हाँ ठीक है, उन्होंने क्या किया था, वो इंडिया से जो है जो भी एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, जो ब्रिटेन के लिए एक्सपोर्ट होता था, उस पर वो कोई टैक्स लगाते नहीं थे। मतलब उनको जो अपने अपने यहाँ जो माल जा रहा है उस पर कोई टैक्स लगाना उन्होंने बंद कर दिया था, जिससे उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिलने लगा। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, टैरिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। ठीक है, तो मतलब ब्रिटिशर्स के अब क्या हो रहा है कि वो अपनी कंट्रीज़ के, वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रियों के जितने भी प्रोडक्ट होते थे इंडिया में बेचने के लिए लाते थे, और जो बेचने के लिए लाते थे तो उन पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करते थे, जिससे क्या होता था, वो प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाते थे हमारी कंपनी के कंपैरिजन में। तो यही कुछ इम्पैक्ट थे। मतलब हम कैसे सिंपल भाषा में करना चाहें तो हमारा जो था, उन्होंने रॉ मटेरियल पर टैक्स टैरिफ को ख़त्म कर दिया था जो ब्रिटेन को जाता था, और ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आते थे उन पर भी टैक्स लगाना उन्होंने बंद कर दिया था। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से उन्होंने इंडिया में डी नेशनलाइजेशन किया। तीसरा आपका ऑप्शन है हैवी ड्यूटी और इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। हाँ, ये भी उन्होंने किया था। तो आपके तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ, क्वेश्चन ये था कि ब्रिटिशर्स की टू फोल्ड टैरिफ पॉलिसी का हम पर क्या इफेक्ट हुआ था। ठीक है, तो कह सकते हो ये तीनों इसके इम्पैक्ट थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी वॉज फाउंडेड इन। टाटा कब फाउंडेड हुआ था, तो टाटा फाउंडेड हुआ था आपका 1907 में। मेनली हम लोग बात जैसे करें, हालांकि जितनी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी हमारे यहाँ की, वो ब्रिटिशर्स के आने से, मतलब उनकी 2-फोल्ड टैरिफ पॉलिसी की वजह से, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सब खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इंडस्ट्रीज़ थी हमारे यहाँ पर जो काम कर रही थी। जैसे आपका सबसे पहले तो नाम आता है टाटा का ही। कुछ 5 इंडस्ट्रीज़ थी जो काम कर रही थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर। ठीक है, एक तो आपकी टाटा थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और दूसरा था आपका पेपर कंपनी, पेपर इंडस्ट्री था। ठीक है, और तीसरा था केमिकल, और फिर आपका था, कह सकते हो, सीमेंट और शुगर। ये 5 इंडस्ट्रीज़ थी जो मेनली काम कर रही थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर। ठीक है, इंडिया में। तो वो सब छोड़ते हैं, इंडिया हमारा इसका आंसर बनेगा बी, ऑप्शन बी। टाटा जो है 1907 में फाउंडेड हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। ठीक है, द ब्रिटिशर्स इस्टेब्लिश द सुएज कैनल इन द ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सुएज कैनल को उन्होंने कब इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आई थिंक सभी को पता होगा। ये तो बहुत हल्का मतलब मजाक वाला क्वेश्चन है, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इस चीज़ को। 1869 में सुएज कैनल को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। क्यों किया था, टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, मतलब पहले जो है जब सुएज कैनल नहीं थी तो ब्रिटिशर्स जो भी हमारे यहाँ से माल ले जाते थे उनको अफ्रीकन कंट्रीज से होते हुए मतलब पहुँचना पड़ता था, जिससे क्या होता था, उनका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था और उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती थी। तो इस सब को ख़त्म करने के लिए ही उन्होंने सुएज कैनल को बनाया था 1869 में,
जिससे कि वो ईजिली हमारे यहाँ से माल ले जा सकें और अपना माल यहाँ लाकर बेच सकें। 19 कहता है बिफोर ब्रिटिशर्स केम इंडिया यूज टू बी वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया जो था किस चीज़ का एक्सपोर्ट किया करता था? कॉटन, सिल्क एंड टेक्सटाइल एंड आयरन का, हाँ ठीक है, ये करता था। वुडन गुड्स, आइवोरी एंड प्रीशियस स्टोन, ठीक है। आइवोरी बोले तो वो हाथी के जो भी मतलब जानवरों के चमड़ी से बने हुए, जानवरों के दांतों से, मतलब हाथी के दांतों से बने हुए जो जो बहुत ही कीमती प्रोडक्ट हुआ करते थे, उसको बोलते हैं आइवोरी वर्क, ठीक है। हाँ, इंडिया ये भी किया करता था, इसका ही प्रोडक्ट बेचता था। प्रीशियस स्टोन भी यहाँ बेचता था। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा बोथ एंड बी, ठीक है। यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन, वुडन गुड्स, आइवोरी वर्क, प्रीशियस स्टोन, ये सारे काम किया करता था, ये सारे चीज़ों को एक्सपोर्ट किया करता था ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक इम्पॉर्टेंट बात बीच में आ गई तो मैं बता दूँ आप लोगों को। गाइस, आप में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है हम लोगों को ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, जो बच्चे नए बच्चे हम लोगों को देख रहे हैं, तो आप हमें जो है अपने हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एक ब्रांच लखनऊ में और जो है ऑपरेटिंग है। लखनऊ में आप हमें सेक्टर ई में, अलीगंज में सेक्टर ई में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा सेंटर ब्रांच चल रही है। और इसके अलावा दूसरी ब्रांच हम लोग की चल रही है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में कर्नलगंज में, आप नियर गुरुद्वारा के पास में, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में हमारी ब्रांच चल रही है। तो आप लोग अगर चाहें तो हमें फिजिकली जो है इन सेंटर्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ता है। कह रहा है अंडर ब्रिटिश रूल्स, ठीक है, द सरप्लस जनरेटेड थ्रू इंडियन एक्सपोर्ट्स वाज ओनली स्पेंड टू मीट। कह रहा है ब्रिटिश रूल के दौरान जो भी सरप्लस हमारे बिजनेस से होता था, इंडिया के जो भी बचे कुछ एक्सपोर्ट थे, उनसे भी जो जितना भी सरप्लस होता था उसका यूज़ वो ब्रिटिशर्स जो थे वो किन कामों पे करते थे? तो आपके ऑप्शन है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हाँ ठीक है, वो अपने सारे खर्चे, यानी कि ब्रिटिशर्स के जितने भी खर्चे हुआ करते थे वो हमारे यहाँ के सरप्लस से मतलब भर लेते थे। दूसरा है वॉर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, हाँ ये भी ठीक है, यानी कि इंडिया के ट्रेड से जितना भी प्रॉफिट होता था वो या तो अपनी अपनी गवर्नमेंट को मतलब खर्चे सारे फुलफिल करने के लिए उसका यूज़ कर लेते थे, या ब्रिटिश के अलग अलग कंट्री से जो भी वॉर होते थे उन वॉर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए भी वो हमारे इंडिया से पैसा ले जाते थे। कह सकते हो पूरी तरह से हमें लूट रहे थे वो। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे। तीसरा है आइदर ए और बी, नहीं बोथ एंड बी, आपका ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा बोथ एंड बी। ये दोनों ही रीज़न सही हैं। वो अपने यहाँ के सारे जितने भी कंट्री अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो खर्चे होते थे उसको भी पूरा यहाँ से करते थे लगभग, और अपने वॉर के एक्सपेंसेस को भी यहाँ से पूरा करते थे। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सो आई थिंक गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे, इतना रखते हैं। बताइए आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और हालांकि क्वेश्चन तो आगे और हैं, लेकिन अभी आई थिंक क्लास लंबी हो रही है तो मैं आगे नहीं कराऊंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिसाइड किए थे, लेकिन अब मैं इन सबको पूरा नहीं करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, PDF आप लोगों को दे दूँगा, तो जो है वहाँ पर आप लोग जो है आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इनको वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो है लेक्चर कैसा लगा, कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और कि आपको लगता है कि क्वेश्चन हेल्पफुल हो सकते हैं। हालांकि मैंने जो है आप लोगों के लिए स्टडी करके ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं। सो अगर आपको रियली जो है सेशन अच्छा लगा हो तो मैं हालांकि मैं बोलूँगा नहीं, ये काम आप लोग खुद करोगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं कल फिर से अपने एक नए चैप्टर के साथ, यानी कि इकोनॉमी के चैप्टर सेकंड के साथ। और इस तरह से जैसे कि मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में, हम लोग जो है पर डे मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट एक चैप्टर इकोनॉमी का और एक चैप्टर जो है आपकी अकाउंट का हम लोग डेली कवर करें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हम लोग सारे चैप्टर्स के लगभग MCQs कर लें। गाइस बिलीव कीजिए, अगर आपने मेरे साथ अगले 1 महीने तक ऐसा कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं कल एक नए सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।